साकामोटो डेज एक ऐसी दुनिया जहां लोग तुम्हें खुलेआम मार कर जा सकते हैं और इससे दूसरे लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहां असैसिन्स का राज है। यहाँ एक इंसान दूसरे इंसान पर बाउंटी पुट कर सकता है जिससे सारे असैसिन्स तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। और इस दुनिया में असैसिन्स उतने ही खुलेआम घूमते हैं जितना कि हमारी दुनिया में हमारी पुलिस। यहाँ तक कि इस दुनिया में असैसिन्स की एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे असैसिन्स को मैनेज करती है और उन्हें कंट्रोल करती है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि असैसिनेशन को एक गुंडा वाला काम माना जाता है, तो नहीं, बल्कि इस वर्ल्ड में असैसिनेशन को एक प्रोफेशनल करियर माना जाता है। जिससे आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर असैसिन्स इस दुनिया में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। और इसी वर्ल्ड का हिस्सा था हमारा मेन कैरेक्टर टारो साकामोटो। साकामोटो पहले एक असैसिन हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना ये काम छोड़ देता है और अपनी लाइफ में सेटल हो जाता है। जिसके बाद साकामोटो एक नॉर्मल लाइफ जीता है जहाँ उसकी एक बेटी होती है और वो एक स्टोर रन करता है। लेकिन फिर 5 साल बाद कोई आता है जो साकामोटो के हेड पर 1 बिलियन की बाउंटी पुट कर देता है, जिससे सारे असैसिन्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। जिसके बाद हमें बस देखना यही है कि आखिर कैसे साकामोटो अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। खैर, साकामोटो के बारे में हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर साकामोटो डेज का यूनिवर्स वर्क कैसे करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब इंट्रोडक्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस दुनिया में असैसिन्स का राज चलता है और इस वर्ल्ड के सिस्टम का जो कोर है वो है JAA, जो कि जापानीज एसोसिएशन ऑफ असैसिन्स के लिए स्टैंड करता है। JAA एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जापान के असैसिन्स को मैनेज और कंट्रोल करती है। अब होने के लिए तो जापान में इसके अलावा भी कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो असैसिन्स को मैनेज करती है, लेकिन JAA सबसे टॉप पर आती है, जहां इसके अंडर लगभग कुछ 1000 से भी ज्यादा असैसिन्स काम करते हैं और उनमें से 400 प्रोफेशनल असैसिन्स हैं, जिसकी वजह से जापान में सिर्फ JAA की ही मोनोपोली चलती है। और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जापान के लोगों को ये पता है कि JAA एग्जिस्ट करता है और ये ऑर्गेनाइजेशन असैसिन्स को मैनेज करती है। तो ऐसा मत सोचना कि ये कोई एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल भी नहीं। इसके बारे में हर किसी को पता है। और ऐसा है कि अगर JAA नहीं होता तो इस दुनिया का बहुत ही बुरा हाल हो जाता, क्योंकि JAA जापान के हर एक असैसिन को काबू में रखती है। लेकिन अगर JAA बंद हो जाता है तो सारे असैसिन्स कहीं पर भी किसी को भी मारकर जा सकते हैं, उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। इसीलिए JAA इस दुनिया में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस दुनिया में असैसिन्स काम कैसे करते हैं। तो देखो, जब किसी को किसी और पर्सन को मरवाना होता है तो वो उस दूसरे पर्सन पर एक बाउंटी पुट कर देता है, जिसके बाद JAA इस बाउंटी को ऑफिशियल कर देता है, जिससे सारे असैसिन्स को इस बाउंटी के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से सारे असैसिन्स उस टारगेट के पीछे पड़ जाते हैं और उस टारगेट को लीगली मार सकते हैं। और जो भी असैसिन उस टारगेट को मारता है तो बाउंटी के पैसे उसके हो जाते हैं। लेकिन JAA के रूल के हिसाब से एक असैसिन जितना भी कमाता है उसका 30% एज ए टैक्स उसे JAA को पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई असैसिन ऐसा करने से मना कर देता है तो उसे वहीं पर ही मार दिया जाता है। और हाँ, JAA की मिशन के दौरान अगर पब्लिक में कुछ भी तोड़ फोड़ या जो भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई JAA को ही करनी पड़ेगी। जैसे कि एक इंसान का घर टूट गया या फिर उसका कोई और नुकसान हो गया तो उसके पैसे JAA को ही देने पड़ेंगे। और यही सेम रूल और प्राइवेट कंपनीज और एक इंडिविजुअल असैसिन पर भी अप्लाई होता है। एग्जाम्पल के लिए एपिसोड 6 में मासिमो जब पेंटबॉल टूर्नामेंट में बहुत सारा नुकसान कर देता है तो उस नुकसान के पैसे उसके प्राइज मनी से कट जाते हैं। इसीलिए तो मासिमो के पास प्राइज मनी में से सिर्फ 50 येन ही बच पाते हैं। इसके बाद JAA असैसिनेशन के साथ साथ कुछ और सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि वेपन्स को प्रोवाइड करना और उन्हें मैन्युफैक्चर करना। जैसे कि अगर किसी असैसिन को कोई वेपन चाहिए तो JAA उसे वो प्रोवाइड करवा सकता है। साथ ही में JAA अलग अलग तरह के वेपन्स को मैन्युफैक्चर भी करता है। इसके बाद ये लोग इन्फॉर्मेशन भी सेल करते हैं, वो भी मूवीज के फॉर्म में, जिसकी वजह से उस इन्फॉर्मेशन की प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि साकामोटो को एक इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ 276,000 येन पे करने पड़े थे। तो इस वर्ल्ड में इन्फॉर्मेशन गेन करना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है।
अब इसके बाद हम बात करते हैं द ऑर्डर की। असल में द ऑर्डर जेए के अंदर ही एक सब ग्रुप है जिनका काम है पूरी असैसिन वर्ल्ड में ऑर्डर मेंटेन करना। जैसे कि कोई इंडिविजुअल पर्सन या फिर ग्रुप जेए पर या असैसिन वर्ल्ड पर कोई मुसीबत खड़ा कर रहा हो तो ऑर्डर उसे खत्म कर देता है। अब चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन या लोग जेए के असैसिन ही क्यों ना हो, ऑर्डर उन्हें मार देगा। अब असैसिन वर्ल्ड में ऑर्डर को एक अर्बन लेजेंड माना जाता है क्योंकि बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि द ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। ऑर्डर के अंदर और कोई नहीं बल्कि जेए के ही असैसिन होते हैं, लेकिन ये लोग जेए के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन होते हैं और ऑर्डर के अंदर सिर्फ 10 लोग ही हो सकते हैं, जिनमें से एक हमारा साकामोटो भी था। और अगर तुम्हें ये जानना है कि आखिर एक ऑर्डर मेंबर कितना ज्यादा पावरफुल है तो इतना समझ लो कि अगर सिन जैसे 10 लोग जाएंगे तो एक ऑर्डर मेंबर उन 10 सिनों को सिर्फ 6 सेकंड में मार देगा। यानी कि एक ऑर्डर मेंबर सिन जितने पावरफुल असैसिन को 1 सेकंड से भी कम टाइम में मार सकता है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर एक ऑर्डर मेंबर कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि साकामोटो डेज के यूनिवर्स में साकामोटो ही सबसे पावरफुल असैसिन है तो एक बार इस बुड्ढे को देख लेना। मतलब साकामोटो इसके सामने एक बच्चे से ज्यादा और कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर साकामोटो 5 साल पहले अपना असैसिन का काम नहीं छोड़ता तो शायद आज बात कुछ अलग होती। लेकिन खैर, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। जहाँ अगर इस वीडियो पर अच्छे खासे लाइक्स और व्यूज आ जाते हैं तो मैं साकामोटो डेज के टॉप असैसिन्स पर एक रैंकिंग वीडियो बना दूंगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं जेसीसी की, जो कि स्टैंड करता है जापान क्लियर क्रिएशन के लिए। जेसीसी और कुछ नहीं बल्कि एक असैसिन ट्रेनिंग स्कूल है जो कि जेए के ही अंडर आता है। इस स्कूल में असैसिन्स को हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग दी जाती है, जहां वो लोग हैंड टू हैंड कॉम्बैट, वेपन मास्टरी, स्टेल्थ, एवेजन ऐसी सारी चीजें सीखते हैं। और कुछ गिने चुने असैसिन्स अपनी ट्रेनिंग को इतने एक्सट्रीम पॉइंट पर ले जाते हैं कि उनके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आ जाती हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और एजिलिटी, जिनमें से एक हमारा साकामोटो भी था जिसने जेसीसी से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की थी। अब जेसीसी की इंटेंस ट्रेनिंग की वजह से इसकी ग्रेजुएशन रेट बहुत ही ज्यादा कम है। यानी कि इसके इंटेंस ट्रेनिंग की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जेसीसी को छोड़ देते हैं और बचे हुए स्टूडेंट ट्रेनिंग की वजह से मारे जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर कर यहाँ से ग्रेजुएट होता है तो जेसीसी उसे एक लाइसेंस प्रोवाइड करता है, जो कि ये प्रूफ करता है कि अब तुम लोगों को मार सकते हो। मेरा मतलब है कि अपने मिशन पर अपने टारगेट को मार सकते हो। अब इसके बाद मैं आपको जेए की कुछ और बातें बताता हूँ जिससे आप लोग इसे और बेहतर समझ सकते हो। जैसे कि अगर तुम जेए को ज्वाइन कर लेते हो तो फिर तुम उसे छोड़ नहीं सकते, और अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो फिर जेए तुम्हें पकड़ कर मार सकता है। हाँ, लेकिन अगर तुम जेसीसी में एक टीचर बन जाते हो या फिर तुम साकामोटो जितने अच्छे असैसिन हो तो फिर बात अलग है। जिसके बाद अगर हम बात करें ऑर्डर मेंबर्स की तो उन्हें तभी बुलाया जाता है जब जेए खतरे में हो या फिर सिविलियंस को बहुत बड़ा खतरा हो। इसके साथ साथ ऑर्डर मेंबर्स जेए के डायरेक्ट ऑर्डर्स पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते। उन्हें जो भी ऑर्डर मिला है उन्हें उसे चुपचाप करना ही होगा। इसके बाद इस वर्ल्ड में असैसिन्स एक दूसरे से फाइट कर सकते हैं, लेकिन अगर इनकी फाइट की वजह से जेए का कोई बड़ा नुकसान हो जाता है तो फिर ऑर्डर मेंबर्स को बीच में आना पड़ता है, जो बेसिकली ऐसे लोगों का खेल ही खत्म कर देते हैं। इसके साथ साथ अगर तुम जेए की परमिशन के बिना किसी भी तरह के वेपन को मैन्युफैक्चर करते हो तो उसे इलीगल माना जाएगा, और साथ ही में किसी हॉस्टेज का यूज करके जबरदस्ती वसूली करना ये भी इलीगल है। यानी कि अगर तुम ऐसा कुछ भी करते हो तो ऑर्डर तुम्हें वहीं आके मार देगा। जिसके बाद अगर तुम जेए से जुड़े हुए नहीं हो और तुम उसकी किसी भी बिल्डिंग के आसपास भटके हुए दिखाई दिए तो तुम्हें वहीं पर ही मार दिया जाएगा। और हाँ, जेए की इंफॉर्मेशन किसी बाहर वाले से शेयर करना बिल्कुल मना है, लेकिन तुम अगर ऐसा करते हो तो इसके लिए भी तुम्हें मार दिया जाएगा। इसके बाद अगर किसी पर्सन के ऊपर बाउंटी रखी गई है तो वो इंसान जेसीसी में एडमिट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उस पर्सन की वजह से बाउंटी हंटर्स जेसीसी में घुस आए तो उन्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। और इसके बाद इस वर्ल्ड में भी रैंकिंग सिस्टम है, यानी कि यहाँ के असैसिन्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, जो कि ऑब्वियसली उनकी पावर के हिसाब से उन्हें ये रैंकिंग दी जाती है। अब आखिर में इस दुनिया की सबसे जरूरी बात जो आपको जाननी है वो ये है कि यहाँ की असैसिन मार्केट को जेएए ही पूरी तरीके से रेगुलेट करता है। यानी कि एसोसिएशन ये डिसाइड करेगी कि किसको असैसिन करना है, यानी कि कौन जिएगा कौन मरेगा। और जापान में जितनी भी प्राइवेट असैसिन कंपनीज है उन्हें जेए को 30% टैक्स देना ही होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो वो तुम्हें मरवा देंगे।
यानी कि सीधी भाषा में इस दुनिया में जे की ही मोनोपोली चलती है। इसकी इजाजत के बिना तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये था साकामोटो डेज का यूनिवर्स। मुझे आशा है कि तुम्हें सब कुछ ठीक से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर तुम्हें कोई डाउट हो भी तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं तुम्हें वहां पर आंसर दे दूंगा। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।